फटाफट। क्लियर? ठीक है। हेलो डियर, केवीपीवाई के लिए 12th का भी ऑर्गेनिक स्पेशली ईथर एंड अल्कोहल करूं क्या? बेटा केवीपीवाई में ऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज होता है केमिस्ट्री के अंदर, और उसमें भी हाइड्रोकार्बन मेन है यार। एक सेकंड, ये मास्क मैं हटाता हूं पहले। तो केवीपीवाई में ऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज होता है, और उसमें भी जब पेपर एनालाइज करोगे ना तो उसमें हाइड्रोकार्बन काफी पूछा जाता है मेनली। अब ऐसे तो वो लोग एल्डिहाइड कीटोन तक की रिएक्शन पूछते हैं, लेकिन आप कितना करोगे और अपने आप कैसे कर लोगे, बड़ा मुश्किल है उसको करना। बट हाइड्रोकार्बन तो भी एक बार सोचा जा सकता है कि किया जा सकता है, और आता बड़ा सिंपल है कुछ भी नहीं। तो हाइड्रोकार्बन जरूर आप एक बार देख लेना। ठीक है, हम लोग तो हाइड्रोकार्बन स्कूल लेवल पे ही पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है अगर हाइड्रोकार्बन जनवरी तक हम लोगों ने कर लिया, जनवरी लास्ट में शायद केपीवाई, तो भी आपको मदद मिल जाएगी। मतलब जो मैं स्कूल लेवल के लिए भी पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी लेवल पे, उतना ही हाइड्रोकार्बन केवीपीवाई में आता है। ठीक है, हाँ 31 जनवरी को है ना पेपर। हाँ तो कोशिश करेंगे, देखते हैं, कुछ मतलब लगभग कोशिश करेंगे हाइड्रोकार्बन भी हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन के अलावा तो अगर कुछ आता भी है, एल्डोल वगैरह कुछ, तो आपको ही पढ़ना है, तो 12th की बातें सारी। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी? बेटा जल्द ही होगी, इंफॉर्मेशन आप तक आएंगी ही। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, वो आपको उसकी सारी अपडेट ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। इंपॉर्टेंट है, अभी हम बेसिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। एक बच्चा लिख रहा है कि सर जेई एडवांस में लास्ट 4 साल मैंने देखा कि लो वेटेज है जीओसी का। भैया आप वेटेज बैच पढ़ाई करते हो क्या? आपको पता है कि कौन सा टॉपिक कितना आ सकता है? नहीं पता ना। 4 साल में आपने एनालाइज करा है कि एक ही क्वेश्चन आया, क्या भरोसा कि जब आप दो उस वक्त 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाए? तो पढ़ना तो सभी पढ़ता है। दूसरा, जीओसी फंडामेंटल टॉपिक है, उसकी समझ के बगैर आगे की ऑर्गेनिक की समझ आती नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही कम आता हो, लेकिन इनडायरेक्टली उसके बिना आप कुछ ऑर्गेनिक में कर नहीं सकते हो। तो ये वेटेज वेटेज की चिंताएं छोड़िए, आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए। ठीक है, और हर टॉपिक क्वेश्चन आए या ना आए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ गया तो चलो। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बेसिसिटी पे बात कर रहे थे, और मैंने कहा था बेसिसिटी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जीओसी का। और मैंने कहा था कि यार ज्यादातर बच्चों को बेसिसिटी में स्ट्रगल होता ही है। तो वो तो देखो परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरा कितने बच्चे तोड़ पाते हैं वो एक अलग बात है। मैं अपनी तरफ से हर साल हम सभी टीचर्स कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बच्चों को पढ़ाएं, बट तो भी बेसिसिटी की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बेसिसिटी पे जो बातचीत चल रही थी उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि बेसिसिटी में मेनली क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इस थॉट को सीखेंगे। तो मैंने तुम्हें कहा था कि देखो यार, अगर एटम सेम है तो आप हाइब्रिडेशन चेक करिएगा। sp3 अगर नाइट्रोजन है तो दैट इज बेटर डोनर देन sp2 देन sp। अगर हाइब्रिडेशन सेम है, भाई sp2 ये तो sp2 वालों में अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो sp2 वालों में लास्ट होता है वो बेसिसिटी में। फिर अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर कॉन्जुगेटेड लोन पेयर अगर सेम एटम पर हैं, सेम एटम नहीं मतलब सेम टाइप के एटम पर अगर हैं अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, तो अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है। दूसरा, बेसिसिटी के लिए व्हाट वी नीड टू स्टेबलाइज केटायन, वी नीड डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, वी डोंट नीड विड्रॉइंग। तो ये हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, अब उसी बातचीत को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने तुम्हें एसिडिटी का एक जनरल ऑर्डर बताया था, एसिडिटी का मैंने तुम्हें एक जनरल ऑर्डर बताया था, बेसिसिटी का भी एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूं। डेफिनेटली वो क्वेश्चंस करने में आपको काफी जगह मदद करता है। ठीक है, तो जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये हैं गुइनिडीन कंपाउंड्स। गुइनिडीन, ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाइए।
ये अमाइडीन, ये एलिफेटिक अमाइन, इसको आप जानते हैं, दैट इज अमोनिया। ये पिरिडीन, ये एरोमेटिक अमाइन एनिलीन, ये अमाइड है, एरोमेटिक अमाइड। ये एलिफेटिक अमाइड, इसके बाद पायरोल, फिर साइनाइड। तो बेसिसिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ये है मोस्ट बेसिक गुइनिडीन, अमाइडीन, एलिफेटिक अमाइन, अमोनिया, पिरिडीन, एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइड, एलिफेटिक अमाइड, पायरोल और साइनाइड। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुनो, सबसे पहले तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि गुइनिडीन में मुझे दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो इन दोनों नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा, ये बताइए मुझे। गुइनिडीन में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा? दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, दो टाइप के नाइट्रोजन, एक तो हमें यहां लोन पेयर दिख रहा है, एक हमें यहां लोन पेयर दिख रहा है। तो बताइए राइट वाला कि लेफ्ट वाला, विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? राइट वाला। देखिए दोनों नाइट्रोजन का ये बता चुका हूं वैसे मैं पिछले लेक्चर में कि इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है, बट ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है और ये नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो नॉट इन कॉन्जुगेशन इज मोर बेटर, या नॉट इन कॉन्जुगेशन इज मोर बेसिक देन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। तो ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन ये वाला है। जो ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है उसको मैंने ग्रीन से मार्क किया, ठीक है। इसमें भी डेफिनेटली ये वाला जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा बेसिक है। यहां पर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब सुनो, तो नाइट्रोजन जिनकी बेसिटी हमें कंपेयर करनी है उसको, उन सभी को मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। अब हमें बेसिटी कंपेयर करनी है, तो हमारे लॉजिक्स कहते हैं हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, तो जब हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो ये नाइट्रोजन sp है, ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये भी sp2 है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ये भी sp2 है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ये भी sp2 है, ये नॉट इन कॉन्जुगेशन sp2 है। अब ये हाइब्रिडेशन आपको पता है कैसे निकाल रहा हूं, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये भी sp2 है। तो मैंने हाइब्रिडेशन सभी के निकाल दिए, सभी नाइट्रोजन के जिनकी भी बेसिटी कंपेयर करनी है। हमारा जनरल परसेप्शन है कि अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो दैट विल बी लेस बेसिक कंपेयर टू sp2। तो sp वाले से sp2 वाले जो नाइट्रोजन होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे, तो sp2 वाले ज्यादा बेसिक।
उनसे ज्यादा sp3 वाले बेसिक। लेकिन हमें ये दो जो लोग हैं अमाइडीन और गुइनिडीन, ये थोड़ा सरप्राइज कर रहे हैं। नाइट्रोजन sp2 है लेकिन sp3 वालों से ज्यादा बेसिक है। ऐसा क्या हो गया यार इनमें? ऑर्गेनिक में ये बड़ी समस्या है। मतलब जैसे फिजिक्स में तो जो कंसेप्ट होता है कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, चीजें जो बोलते हैं उससे थोड़ा सा एक साइडलाइन चीजें भी होती हैं, है तो है, अब क्या करें, तभी तो याद रखना होता है। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गुइनिडीन अमाइडीन जो होते हैं वो sp2 हैं, बट sp3 वालों से एलिफेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक हैं। उस क्यों का आंसर क्या है? देखिए उस क्यों का आंसर क्या है। बेसिसिटी में क्या होना है, हमारे ऑर्गेनिक अमाइंस में बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, H+ प्रोटोनेट होगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं जरा। तो यहां पर मैं काम कर रहा हूं, H+ प्रोटोनेट कर रहा हूं, करता हूं तो प्लस H+, तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें मैंने H+ प्रोटोनेट किया, कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, इस कॉन्जुगेट एसिड में अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो कैसे बनेगी? यहाँ पाई लोन पेयर रेजोनेंस हमें दिख रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहाँ पॉजिटिव, या ये वाला लोन पेयर भी पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब गुइनिडीन में हमने ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन पे प्रोटोनेट किया तो जो कॉन्जुगेट एसिड बना, उस कॉन्जुगेट एसिड की ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रही है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉन्जुगेट एसिड के। यहां देखते हैं, यहां पर जब हम लोग प्रोटोनेट करते हैं तो जो कॉन्जुगेट बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है, उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? तो उसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है। चेक करिएगा। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं इक्विवेलेंट, वही तो है। तो इसमें हमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कॉन्जुगेट की। अगर मैं यहां प्रोटोनेट करता तो क्या बनता? RNH3 पॉजिटिव। RNH3 पॉजिटिव में भैया केवल प्लस आई दिख रहा है, बाकी कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं दिख रहा। NH4 पॉजिटिव, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं दिख रहा। इसका मतलब कहीं पर भी हमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आगे नहीं दिखती। इन दोनों में ऐसा है कि प्रोटोनेट करवाने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना, उस कॉन्जुगेट एसिड में रेजोनेंस स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है। गुइनिडीन में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और तीनों की तीनों इक्विवेलेंट, यहां 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट। दैट इज द रीजन व्हाई अमाइडीन एंड गुइनिडीन कंपाउंड्स आर मच मोर बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। Even hydrogen is sp2, but that will be more, that sp2 nitrogen will be more basic than this sp3 nitrogen. The reason, गजब की stability in गजब की stability in conjugate acid. The conjugate acid is resonance stabilized. 2 equivalent resonating structure, 3 equivalent resonating structure. तो क्या ये बात पहले समझ में आई सभी को? अब हमारे कई बच्चे हैं, बेचारे बच्चे हैं, बच्चे ही तो हैं, बच्चे ही तो हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि सर एनिलीन में जब मैं प्रोटोनेट करता हूं तो वहां भी तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। अब बच्चे ही तो हैं यार, क्या करें, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसमें नहीं। चल आरएस बनाना बेटा, बना। तो क्या लगता है तुम्हें, ये पाए पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊं क्या? बताओ आप लोग क्या कहते हो, बाकी लोग बोलो। ज्यादातर बच्चे समझ गए, सर देयर इज नो रेजोनेंस एट ऑल इन कॉन्जुगेट इन एनिलीन। नाइट्रोजन बिकम पेंटावेलेंट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने बाहर निकाल दी, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा।
तो भैया ये उन बच्चों के लिए जो कह रहे थे कि एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट में, ये तो बता चुका हूं मैं यार पहले ही, तो ये थोड़ा रेजोनेंस है, गलत बात। तो इसमें कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं, प्रोटोनेट करोगे तो पाइलेक्ट्रोनेसिटी बाहर नहीं आएगी। कई बच्चे हैं सर, हाँ सर रेजोनेंस है, बता दो बेटा कैसे करा, प्रोटोनेट करा, करा प्रोटोनेट, तुम्हें लगता है पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है, लगता है? चलो ठीक है, इलेक्ट्रोनिसिटी निकालो उधर। ये देखो क्या अनर्थ कर रहे हो, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट बना रहे हो, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिन बातों के लिए मैं मना करता हूं वही काम करोगे, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट बना दोगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ ले आओगे, जो कि 50 बार मैंने कहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ में पॉजिटिव चार्ज कभी क्रिएट मत करना, हमेशा कंप्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देयर इज नो रेजोनेंस एट ऑल। तो ऐसी बेवकूफियां ना करें, जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है, ठीक है? चलो, तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमें ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, sp वाला सबसे बाद में, फिर sp2 वाले आएंगे, फिर sp3 वाले आएंगे, sp3 वालों से 2 sp2 वाले आगे होंगे, कौन कौन से? अमाइडीन और गुइनिडीन। क्यों वो आगे होते हैं? क्योंकि sp2 हैं भले ही, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है, इसलिए ये लोग आगे आए हैं, ठीक है? अब सुनो, अब इनमें जरा कंपेयर करते हैं। मैंने कहा था sp2 वालों में, पहले sp2 वालों में बता रहा हूं, sp2 वालों में अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो वो sp2 वालों में लास्ट होता है। ये स्टेटमेंट याद है मेरा लास्ट लेक्चर का? प्लीज बाबा के लोन पेयर पर अटैक नहीं कराना, बात हुई थी। तो sp2 वालों में जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है वो लास्ट होगा, तो sp2 वालों में लास्ट आ गया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में आप देखिए sp2 वालों में कंपेयर कैसे करा, देखो यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, चारों sp2 है नाइट्रोजन, लेकिन sp2 कॉन्जुगेशन, तो ये नाइट्रोजन sp2 है, बट इट्स लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, दैट इज इन कॉन्जुगेशन, दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो हाइब्रिडेशन सेम है, नॉट इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन बेटर साइड, तो पाइरिडीन इज बेटर देन दीज एरोमेटिक अमाइन और अमाइड्स। अब इनमें कंपेयर कैसे किया, देखो इसमें यहां पर बेंजीन है, जबकि यहां पर नाइट्रोजन से सीधा का सीधा विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, CO इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, फॉर बेसिसिटी वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, तो क्योंकि यहां पर CO सीधा सीधा कनेक्टेड है, कम से कम यहां पर इतना बुरे हाल तो नहीं है, दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो यार यहां पर और यहां पर इन दोनों में अंतर क्या है, अब ये थोड़ी सी और बड़ी बात हो जाएगी, क्या पता समझ में आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हें नहीं समझ में आया तो ऑर्डर याद कर लेना। एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक अमाइन को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ये टफ बात है यार, एकदम से नहीं समझ में आती। मैंने एरोमेटिक अमाइन को ज्यादा बेसिक बोला है, कारण क्या है समझो, ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है दोनों में, तो यहां प्लस आ रहा है, दोनों में इस कार्बन पे प्लस आ रहा है, लेकिन पता है प्लस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है दोनों में, दोनों में इस कार्बन पे प्लस अलग अलग मैग्नीट्यूड का आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर बेंजीन है, जैसी पाइलेक्ट्रोनिसिटी बाहर आएगी पॉजिटिव कार्बन पे आना चाहिए, पाइलेक्ट्रोनिसिटी बाहर आ जाएगी बेंजीन की, और ये पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां पर, मतलब ये जो बेंजीन भाई साहब हैं, ये इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव आने वाला था उसके दुख दर्द को अपने ऊपर ले रहे हैं, रेजोनेंस से मदद कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले रहे हैं रेजोनेंस से डोनेट करके, रेजोनेंस से इलेक्ट्रोनेसिटी डोनेट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को ये भी कोशिश करेगा कम करने की अपने प्लस आई से, लेकिन आप मुझे बताओ एक व्यक्ति रेजोनेंस से पॉजिटिव को कम कर रहा है, एक प्लस आई से पॉजिटिव को कम कर रहा है, कौन इफेक्टिव कम कर रहा है पॉजिटिव को? रेजोनेंस वाला इफेक्टिव कम कर रहा है, तो बस बात खत्म। अगर कोई रेजोनेंस से इफेक्टिव पॉजिटिव को कम कर रहा है तो बेसिसिटी इंक्रीज करने का काम करेगा ना, दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमाइड्स आर मोर बेसिक, ठीक है? क्योंकि ये जो है पॉजिटिव को रेजोनेंस से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉजिटिव अगर यहां कम आएगा तो यही वाला कार्बन तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दिस विल बी मोर बेसिक, तो एरोमेटिक अमाइड्स आर मोर बेसिक। नहीं समझ में आया तो तुम तो याद कर लेना, एरोमेटिक अमाइड एलिफेटिक अमाइड में एरोमेटिक अमाइड ज्यादा बेसिक होता है। एरोमेटिक अमाइड क्या? एरोमेटिक अमाइड ऐसा अमाइड ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज एरोमेटिक अमाइड, ठीक है? चलो इसके बाद तो इसका टेंशन लेना नहीं,
तो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, sp2 वाले सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। sp3 वालों में हाँ जी अमोनिया से एलिफेटिक अमाइन बेटर होगी क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्डर आप लोग लिखें और इसको याद रखें। फाइनली ये ऑर्डर बना कंसेप्चुअली है, बट अगेन ऑर्डर याद रखोगे तो क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं, वरना कंसेप्चुअली करना। बट कंसेप्ट बहुत सारे हैं। पहले हाइब्रिडेशन में भी sp3 से कुछ sp2 ज्यादा होते हैं। अगर रेजोनेंस वाला है तो या तो सारे के सारे आपको कंसेप्ट लगाते आते हो, वरना फिर बेटर है कि आप जनरल ऑर्डर याद रखें और उसको ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपकी ये वाली टीचिंग मुझे हमेशा इसलिए अच्छी लगती है कि आप किसी बच्चे का नाम नहीं लेते हो जो डाउट आपको पूछता है, भले वो कैसा भी डाउट पूछे। बेटा मैं इस बात का ध्यान रखता हूं, आप जिस एज में हो ना उसमें छोटी छोटी बातें बड़ी बुरी लग जाती है और आप अपने ईगो पे ले लेते हो। एनीवे वो लेना गलत है, बट तो भी मैं पढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखता हूं। मैं अगर किसी का डाउट देख लेता हूं और मुझे लगता है कि नहीं यार उसने डाउट थोड़ा सा गड़बड़ पूछा है, गड़बड़ इन द सेंस की मतलब पुरानी बात उसको याद नहीं आ रही, तो मैं नाम कभी नहीं लेता, लेकिन मैं समझा जरूर दूंगा, ये मेरी आदत है। डाउट डाउट होता है, भले वो पुराना कोई बात आपको नहीं याद आ रही तो थोड़ा सा मुझे नाराजगी होगी, तुम्हें पुरानी बात क्यों नहीं याद आ रही, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी जरूर। नजर गई, अगर डाउट है, डाउट कैसा भी है, मैं उसको जरूर एंटरटेन करूंगा बिना नाम लिए। ठीक है, तो हमेशा लेकिन डाउट जरूर पूछो। ठीक है ना, गलती क्या हो गई, तुम्हें पुराना याद नहीं आया, कोई बात नहीं, सर की डांट तो पड़ेगी, पुराना याद नहीं आया और गलती, भाई ये पढ़ाई में ऐसे ही होता है। वो चीजें बहुत सारी है, पुरानी कुछ भूल जाते हो तो सर की डांट होगी। अब सर की डांट पड़ी ना, तो जिसको लगनी थी उसको लग गई कि सर मेरे लिए बोल रहे हैं, अब उसको जीवन भर याद रखे कि अच्छा यार मुझे इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन डाउट जरूर पूछिए, ठीक है, और चिंता नहीं करिए, आपके सम्मान का मैं ध्यान रखूंगा, चिंता नहीं। ठीक है, पिरिडीन वाला बताऊं बेटा, पिरिडीन वाला समझ, sp2 है ना, sp2 बट नॉट इन कॉन्जुगेशन। This nitrogen is sp2 but not in conjugation. These are sp2 and lone pair is in conjugation. तो not in conjugation is better side यार। ठीक है, चलो अब तुम लोग नोट करो, पहले इसको अच्छे से नोट करो जल्दी से। तो ये ऑर्डर यार याद रखना, छाप लो फटाफट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब लोग बनाएंगे, बोर्ड पे जो जो मैंने लिखा है वो सब आपके नोट्स में होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या किया है मैंने, सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बिल्कुल एज इट इज कॉपी करिए बेटा, एज इट इज। बेटा सुनो, एरोमेटिक अमाइड दो बातें हैं, एरोमेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइड में। एरोमेटिक अमाइड को पीछे इसलिए रखा है क्योंकि नाइट्रोजन से सीओ ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीओ इज विड्रॉइंग ग्रुप, तो वी डोंट नीड विड्रॉइंग ग्रुप ना। तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर सीओ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इज नॉट गुड, इससे तो एरोमेटिक अमाइन अच्छी है। अब एरोमेटिक अमाइड एलिफेटिक अमाइड में मेरी सलाह तुम याद रखो, वो जो उसकी बारीकी मैंने बताई कि वहां पर पॉजिटिविटी कम होती है रेजोनेंस की वजह से, इट्स ओके, इतना नहीं, तुम तो ऑर्डर याद रखो, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हो वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो मत परेशान हो ज्यादा। चलो अब आगे बढ़ना चाहूंगा बेटा, ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अभी केवीपीआई पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, पहले अपन ये पढ़ते हैं, लास्ट में मैं देख लूंगा जो भी है केवीपीआई रिलेटेड, कुछ अगर आपकी क्यूरी होगी तो। ठीक है, अभी पहले ये चलने दो। क्या आपने सबने कॉपी कर लिया? मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे हम बेसिसिटी पे। चलो अब सुनो, मेरी सलाह ऑर्डर यार याद करो। दूसरा बेटा यार ये माइंडसेट से अपना माइंडसेट मत बनाना कि मुझे याद नहीं होता है, नहीं, याद तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो याद करना पड़ता है यार, इसीलिए तो सब लोग और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रिपेयर नहीं करते, और जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है। तो रैंक वाले बच्चे हमेशा तीनों सब्जेक्ट पे बराबरी से ध्यान देते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, राइट। तो इसीलिए याद करने का तरीका क्या, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो। बचपन में एबीसीडी कैसे याद करते थे, उसमें कोई लॉजिक थोड़ा था, या वो टेबल्स कैसे याद हो गई थी, कोई लॉजिक था क्या? नहीं था ना, याद ही करते थे। तो बस याद तो वैसे ही होता है जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, तो लिख लिख के याद करिए, याद करिए। अब ये अगर तुमने याद कर लिया तो तुम्हें मदद कैसे करेगा वो समझाता हूं। देखो, जैसे अभी बस देखते हैं ना, कॉपी कुछ नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बता रहा हूं तुम्हें।
जैसे बच्चों ये एक क्वेश्चन मेरे सामने आया और इसमें मुझे कुछ नाइट्रोजन मार्क करके दिए गए, ABC दे दिया कि ABC, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि इन तीनों नाइट्रोजन की बेसिसिटी कंपेयर करिए। अब यार एक तरीका तो है कि तुम लॉजिक लगाओ, एक तरीका तो लॉजिक लगाओ। अब लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, कैसे कि पहले अपन हाइब्रिडेशन निकालें, हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये sp2 आएगा, ये sp3 आएगा, ये sp2 आएगा, तो sp3 वाला मोस्ट बेसिक होगा, तो sp3 वाला मोस्ट बेसिक होगा। अब sp2 वालों में फिर क्या करें, तो भैया यहां पर sp2 वाला जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, विड्रॉइंग ग्रुप से। यहां पर बेंजीन उतना विड्रॉइंग नहीं होता, तो ये कम बेसिक होगा या ज्यादा बेसिक होगा। तो या तो लॉजिक लगाओ, या दूसरा तरीका मैं बताऊं तुम्हें यार, नहीं मैं खुद अपनी भी बात करूं ना बेटा, तो मेरे को तो खैर दोनों तरीके से आते हैं, मुझे कंसेप्चुअली भी आता है, मुझे ऑर्डर भी याद है, बट मैं खुद पर्सनली जब क्वेश्चन करता हूं तो मैं ऑर्डर को एक बार चेक करने की कोशिश करता हूं, ऑर्डर से जल्दी आंसर आता है। ऑर्डर क्या, देखो ये नाइट्रोजन का अगर मैं ऑर्डर वाइज चेक करूं तो मुझे ये एलिफेटिक अमाइन कैटेगरी लगती है। एलिफेटिक अमाइन अपन किसको बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइन में नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उस पे लोन पेयर होता है, यही बात होती है ना। तो मेरे को जनरल ऑर्डर के हिसाब से ये जो है ना, ये वाला नाइट्रोजन, ये मुझे एलिफेटिक अमाइन जैसा दिखता है, एलिफेटिक अमाइन जैसा दिखता है। sp3 है नाइट्रोजन और लोन पेयर है। अच्छा, ये जो जनाब है ये लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, C डबल बॉन्ड C के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब ये एरोमेटिक अमाइन कैटेगरी है, एरोमेटिक अमाइन, एनिलीन कैटेगरी जिसे बोलेंगे, एरोमेटिक अमाइन। और ये जो है CO, ये NH2CO के साथ कनेक्टेड है, तो याद करिए फर्स्ट लेक्चर IUPAC का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसमें अमाइड को पहचानना मैंने बताया था। अमाइड किसे बोलते हैं, जब नाइट्रोजन कार्बोनाइल कार्बन से सीधा कनेक्टेड होता है। तो नाइट्रोजन कार्बोनाइल कार्बन से सीधा कनेक्टेड है, मतलब ये अमाइड है। अब अमाइड में एलिफेटिक है कि एरोमेटिक, अपन वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को दो अलग अलग अमाइड तो दिए नहीं है। दो अलग अलग अमाइड देता तो अपन दिमाग लगाते कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। अभी तो अमाइड है। और जनरल ऑर्डर अपना क्या कहता है, आप चेक करो, नोट्स में लिखा हुआ है। जनरल ऑर्डर कहता है एलिफेटिक अमाइन मोस्ट बेसिक होगी इन तीनों में, उसके बाद में फिर एरोमेटिक अमाइन का नंबर आएगा और फिर अमाइड का नंबर आएगा। तो देखो आंसर ऐसे लाना ज्यादा आसान हो गया। एनीवे, इसमें आपका कंसेप्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब चॉइस इज योर्स यार, तुम्हें जैसे करना, तुम कंसेप्चुअल करना चाह रहे हो कि जनरल ऑर्डर की मदद से करना चाह रहे हो, वो तुम देखो, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोग चाहो तो इसको पहले नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन अभी बाद में नोट करना। क्वेश्चन करते जाओ साथ में और फिर नोट करते जाना। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें और करना है, देखना तुम लोग अप्लाई कर पाते हो क्या। जैसे मैंने ये डरावनी सी स्ट्रक्चर दे दी, डरावनी सी, डरना नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना। जिन बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, चाहे कितनी बड़ी स्ट्रक्चर क्यों ना दे दे। मैं इसमें मार्क कर देता हूं A, B, C, D और E सपोज, ठीक है। पहले अपन इसका आंसर देते हैं, उसके बाद अपन नोट करेंगे, ठीक है। ये बड़ी सी स्ट्रक्चर है, अभी नोट भी नहीं करना, अभी तो बस ऐसे ही ओरली आंसर दो। ये इतने सारे नाइट्रोजन मैंने मार्क करे, क्या लगता है तुम्हें बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। मैं होता मैं तो जनरल ऑर्डर की मदद से करता। मेरी बात मानो, जनरल ऑर्डर की मदद लो, जनरल ऑर्डर को पहचानो जरा, पहले कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा ढूंढो तो सही, आएगा समझ में। डिक्रीजिंग ऑर्डर रिपोर्ट करना बेटा। DABCE, DABCE ज्यादातर बच्चों का आंसर है DABC। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, गुड, वेरी गुड, शाबाश। DABCE के साथ हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरल ऑर्डर की मदद दो बच्चों, कंसेप्चुअली कर सकते हैं बट जनरल ऑर्डर से करोगे तो ठीक रहेगा। देखो जनरल ऑर्डर पता है क्या कहता है, जनरल ऑर्डर कहता है भैया आपका जनरल ऑर्डर, अपन जनरल ऑर्डर को ढूंढते हैं जरा। जनरल ऑर्डर में सबसे पहले आता है गुइनिडीन। गुइनिडीन मतलब sp2 नाइट्रोजन हो और कॉन्जुगेट में रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो, ऐसा कुछ है क्या गुइनिडीन। नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं ऐसा नहीं है। तो गुइनिडीन अमाइडीन तो दिख नहीं रहे,
एलिफेटिक अमाइन दिख रहा है क्या? एलिफेटिक अमाइन दिख रहा है। बता सकते हो एलिफेटिक अमाइन कौन है बेटा इन चारों में, पांचों में? एलिफेटिक अमाइन कौन सा लेटर है? डी वाला एलिफेटिक अमाइन है, बिल्कुल। तो डी वाला जो है वो एलिफेटिक अमाइन कैटेगरी में जाएगा, तो मोस्ट बेसिक होगा। एलिफेटिक अमाइन के बाद में अपना ऑर्डर कहता है अमोनिया, नहीं अमोनिया तो दिया ही नहीं अपने को। फिर उसके बाद में आता है पिरिडीन। पिरिडीन वाला कौन है? पिरिडीन वाला नाइट्रोजन कौन दिख रहा है बताओ, लेटर बताओ। ए दिख रहा है, तो बिल्कुल। पिरिडीन के बाद में अपना ऑर्डर आता है एरोमेटिक अमाइन है क्या? कहीं एरोमेटिक अमाइन दिख रही है कहीं? कोई लेटर है एरोमेटिक अमाइन? बी दिख रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एरोमेटिक अमाइन के बाद में कोई अमाइड दिख रहा है? अमाइड पहले अमाइड, अगर अमाइड भी एक से ज्यादा होंगे तो फिर एलिफेटिक एरोमेटिक करते रहेंगे। अमाइड कुछ दिख रहा है क्या? अमाइड कहीं पर कौन सा लेटर? सी वाला दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद में फिर sp2 वालों में लास्ट होता है पायरोल, मतलब लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट। हाँ जी, पायरोल। देखो कितना आराम से हो गया, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात? क्यों जनरल ऑर्डर की मदद से मैं करने के लिए कह रहा था। कभी डरोगे नहीं उससे बेसिसिटी के क्वेश्चंस में। वरना क्या बेटा, जो बच्चे कंसेप्चुअली जाने की कोशिश करते हैं ना, वो हमेशा ही गलत करते रहेंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स इतने सारे हैं कि वो फिर कभी ये भूल जाते हैं, कभी वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा सलाह देता हूं कि यार जनरल ऑर्डर याद कर लो और उसको पहचान लो और आंसर आ जाएगा। अपने को आंसर लाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई ये थोड़ा बोल रहा है इस महानता की तुमने सॉल्व कैसे किया है, जनरल ऑर्डर से किया कि कंसेप्चुअली किया। आंसर आया, इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। चलो अब ये कॉपी करो, ये दोनों क्वेश्चन पहले कॉपी करो और ट्राई करते हैं। अब जनरल चलेगा, कुछ जगह कंसेप्चुअल करना है, कुछ जगह तुम्हें मदद लेनी है जनरल ऑर्डर की, तो मिक्स अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले ये कॉपी करिए, फिर ये कॉपी करिए, फिर अब क्वेश्चंस इनको कॉपी करते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए। अब क्वेश्चंस तुम लोगों को करने, करो ट्राई। चलो अब बातचीत नहीं यार, मैं बातचीत के मूड में आज हूं नहीं। आज अपने को काफी कुछ पढ़ना है, तो तुम लोग थोड़ा सा मेरा साथ दो, कॉपी जल्दी करो। सर बी इज एरोमेटिक, बी इज एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, अभी अपन देखते हैं। तुमने कॉपी कर लिया, पहले ये दो क्वेश्चन कॉपी करिए, उसके बाद मुझे फर्स्ट इसका आंसर सब लोग रिपोर्ट करिए। मैं चैट विंडो पे आपसे इसका आंसर पूछ रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, मुझे हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया करो। इसका आंसर रिपोर्ट करो, क्या बोलते हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर एबीसी। सही है यार, सही है, 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 एबीसी। वैसे तो बताऊं, देखो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या, कंसेप्चुअली भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो कई लोगों ने कंसेप्चुअली किया है कि सर ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है, ये नाइट्रोजन सर sp2 है, और ये नाइट्रोजन sp है, तो सर हो गया खत्म। मैं लेकिन जनरल ऑर्डर से कर लेता, पता है कैसे? मेरे हिसाब से ये एलिफेटिक अमाइन है, मेरे हिसाब से साइनाइड, मेरे हिसाब से क्या साइनाइड ही है, और क्या एल्काइल साइनाइड। ये क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ? अगर इसको जनरल ऑर्डर में मैं लेना चाहूं तो इसको जनरल ऑर्डर के हिसाब से किस में रखोगे? इस वाले को क्या कहते हो तुम? जैसे मैं तो जनरल ऑर्डर जबरदस्ती इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ जनरल ऑर्डर के हिसाब से ये नाइट्रोजन किस जैसा लग रहा है? किस जैसा लग रहा है? कोई बताएगा मुझे किस जैसा लग रहा है? ये वाला नाइट्रोजन किस जैसा लग रहा है जनरल ऑर्डर के हिसाब से? अमाइडीन जैसा लग रहा है? नहीं, नॉट हैप्पी। अमाइडीन जैसा हम तब बोलेंगे बेटा, तब बोलेंगे बेटा जब उस पे प्रोटोनेट कराओ और कॉन्जुगेट में रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखे। वैसा तो नहीं दिख रहा यार। इस पे प्रोटोनेट अगर करवाता हूं मैं, समझना, तो प्रोटोनेट ऐसा होगा। अब प्रोटोनेट हो गया भैया, कहां कोई आरएस स्टेबिलिटी तो हमें दिख नहीं रही, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये अमाइडीन जैसा नॉट हैप्पी, अमाइडीन जैसा मुझे नहीं दिखता। ठीक है, और कोई आंसर? अमाइडीन जैसा गलत बात। एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन भी नहीं, नहीं 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 नहीं। एरोमेटिक अमाइन वाला नाइट्रोजन में तब बोलता जब लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में होता। एरोमेटिक अमाइन में नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता, तो एरोमेटिक अमाइन जैसा भी नहीं दिख रहा, गलत बात। पिरिडीन जैसा दिख रहा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखो पिरिडीन जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। देखो आप, पिरिडीन जैसा दिख रहा है, नाइट्रोजन sp2 है और उसका लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, और कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी नहीं है, मतलब ये पिरिडीन जैसा नाइट्रोजन हमें दिख रहा है, बिल्कुल सही।
पायरोल जैसा दिख रहा है, देखो एक अलग ही कहानी चल रही है। पायरोल जैसा तेरे को एरोमेटिक जैसा दिख रहा होगा, एरोमेटिक सिटी में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा, कहां से आया पायरोल जैसा। चलो ठीक है, इसमें क्या बोलते हो अगले वाले क्वेश्चन में बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। CBA है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर CBA? नहीं 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 नहीं, ABC, ABC 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 बिल्कुल, लॉन पेयर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन महा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन महा 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 कॉन्जुगेशन। हाँ कॉन्जुगेशन नीचे भैया, नीचे नीचे है तो कम चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? अरे प्लीज प्लीज प्लीज, एसिडिटी का रिवर्स ऐसी उल्टी बातें ना करें, उल्टी बातें ना करेंगे। मैं तो एसिडिटी ससुरे बेसिसिटी ढंग से कंपेयर कर ले वही बहुत है, और उल्टा करेगा तो कुछ सब खिचड़ी हो जाएगी। तो आराम से जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा करते जाओ, वही बेस्ट तरीका है, ठीक है। जनरल ऑर्डर से बेटा हर क्वेश्चन में जनरल ऑर्डर थोड़ा होगा। अब जैसे ये यहां पर एरोमेटिक अमाइन है, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, लेकिन यहां पर कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मैंने ये थोड़ा कहा था कि हर क्वेश्चन जनरल ऑर्डर से हो जाएगा। जनरल ऑर्डर प्लस कभी कंसेप्चुअल, ये मिक्स होके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ 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 हाँ, नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन अगर है तो नाइट्रोजन की बात होगी। आगे बढ़ता हूं। चलो भैया अब ये ट्राई करो, देखिए तुम लोग कितना कर पाते हो, इनसे भी हम सीखेंगे। करो ट्राई, ये वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करो, कितने लोग सही क्रैक कर पाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना। BACD डिक्रीजिंग, BACD देखते हैं बेटा, ABCD देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, सभी बच्चे जितने भी हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर रिपोर्ट करेंगे। देखो बच्चों समझाता हूं, नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, अरे नाइट्रोजन sp2 है, इनफैक्ट ये जनाब तो अमाइड है लास्ट, sp3 एलिफेटिक अमाइन, sp2 लास्ट। अब इनमें हम कंपेयर कैसे करें, देखो सारे के सारे एलिफेटिक अमाइन कैटेगरी में। अंतर क्या है, अंतर मुझे इसका दिख रहा है, यहां पर ये जो ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये जो जनाब है ये विनाइल ग्रुप है, ये माइनस आई है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आई माइनस आई अब तो आता होगा। ये जो जनाब है ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। भैया वी डोंट नीड विड्रॉइंग फॉर बेसिसिटी, वी नीड डोनेटिंग, वी नीड डोनेटिंग, क्योंकि कॉन्जुगेट पे पॉजिटिव होता है, तो वी नीड डोनेटिंग। तो डोनेटिंग अगर विड्रॉइंग है, वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग। मुझे बताओ सीएचओ में और विनाइल ग्रुप में ज्यादा विड्रॉइंग कौन होगा बेटा, सीएचओ की विनाइल? सीएचओ ऑक्सीजन है भैया, उसका माइनस आई ज्यादा होगा। वी डोंट नीड स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, तो ऑर्डर क्या होगा, एबीसीडी डिक्रीजिंग। इन दोनों में बताओ जरा क्या लगता है तुम्हें, अगले वाले में फर्स्ट की सेकंड? ए बी बिल्कुल सही, यहां तो सही है, आई थिंक पकड़ में आ गया तुम्हें यार। sp3 लेकिन यहां पर पता है क्या है, ऑक्सीजन और साथ में, तो इसका क्या होगा, इसका तो माइनस आई होगा, और यहां पर ये कार्बोसाइक्लिक है, इसका प्लस आई। दोनों में अंतर पता है क्या, यहां पर ये जो जनाब है पूरा का पूरा ये प्लस आई ग्रुप है, ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो जनाब है ये माइनस आई है। वी डोंट नीड माइनस आई, वी नीड प्लस आई, ठीक है। इसको करते हैं, इसमें बताओ जरा लास्ट वाले में। बीसी है, बीसी है, देखो बच्चों
ये मुझे पता था कि तुम लोग गड़बड़ करोगे। सुनो, अब ध्यान देना सब लोग, स्टॉप राइटिंग, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए। यहां पर इस कंपाउंड में मुझे 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। अगर मैं ए बी मार्क कर दूं, ए और बी, मुझे बताओ ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ए की बी? ए की बी? ए ये नाइट्रोजन sp2, ये भी sp2, लेकिन इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। दिस इज एरोमेटिक बच्चा, तो दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो मतलब मैं कहूंगा दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो नॉट इन कॉन्जुगेशन इज मोर बेसिक, तो दिस इज मोर बेसिक। तो जो ज्यादा बेसिक है ना उसको हमें लेना चाहिए। तो इसमें ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला नाइट्रोजन, तो हम इसको कंपैरिजन में लेंगे। ठीक है, ये बात पहले समझ में आई कि मैं बाकी के साथ कंपैरिजन में इस नाइट्रोजन को ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन उससे ज्यादा बेसिक है ना। चलो, इनमें तो एक ही नाइट्रोजन है, अब समझो। तो ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन इनमें सबसे कम बेसिक होगा तीनों में, क्योंकि यहां पर लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो ए वाला तो लास्ट हो गया। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे, समझना। इस पे जब आप प्रोटोनेट करोगे, ध्यान से देखना, इस पे जब आप प्रोटोनेट करोगे तो प्रोटोनेट हुआ, बन गया कॉन्जुगेट। अब देखना आप, इस कॉन्जुगेट में स्टेबिलिटी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक करिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोटोनेट किया ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन पे, और जो कॉन्जुगेट बनाया उसमें हमें लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की वजह से आरएस बनाई, तो चार्ज घूमता हुआ दिखा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखी। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया हमारा, ये केस हमारा अमाइडीन जैसा हो गया। चेक करो आप, अमाइडीन, अमाइडीन कैसा था पता है, एन डबल बॉन्ड सी एन एच और कुछ आर होता था, तो ये अमाइडीन जैसा ही तो है। कॉन्जुगेट में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो भैया अगर अमाइडीन टाइप की चीज है तो वो पिरिडीन से तो ज्यादा बेसिक होगी, तो मोस्ट बेसिक विल बी सी, फिर बी और लास्ट में ए। मतलब आपको पता है क्या है, बेसिसिटी में थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरल ऑर्डर को ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन से कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन की वैसे ही तो फर्स्ट वाले में ये लास्ट आया बेटा, डी वाला। अमाइडीन कैसे दिखा बेटा, अमाइडीन जो है ना, तुम्हें ये देखो, इस पूरे सेक्शन को देखोगे तो अमाइडीन दिखेगा, ये पूरा सेक्शन। ये ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, और फिर ये, या यूं कहूंगा कि इसको प्रोटोनेट करा, प्रोटोनेट में करने के बाद में जो कॉन्जुगेट बना, उस कॉन्जुगेट में मुझे नजर आया कि यार रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिख रही है। ठीक है, चलो, फर्स्ट वाले में 2 और 3 की स्टेबिलिटी नहीं, बेसिसिटी। एक तो पहले समझो, स्टेबिलिटी नहीं चल रहा है, बेसिसिटी चल रहा है। ठीक है, तुम्हें जो टीटी टीटी नजर आ रहा है बस, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन CHO ग्रुप इज मोर माइनस आई। यहां पर कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यही अंतर है, तो ऑक्सीजन ज्यादा लाल चाहिए तो माइनस आई ज्यादा होगा। माइनस आई हमें नहीं चाहिए बेसिसिटी के लिए। ठीक है, नहीं और आरएस नहीं बनेगी बेटा, इसकी वजह से आरएस नहीं बनेगी, लोन पेयर पाई की वजह से और आरएस नहीं बनेगी, लोन पेयर पाई की वजह से और आरएस नहीं बनेगी। मतलब चार्ज को घुमाते हुए, बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि जो प्रोटोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया ये घूमे, यूं आरएस बनाओगे तो इस पॉजिटिव का कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि कॉन्जुगेट बनाने के साथ ही जो पॉजिटिव आया उस पॉजिटिव का क्या हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। इनको ट्राई करना फटाफट, 2 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से ट्राई करिए। बी ए, हाँ जी बी ए, कैसे, अंतर केवल क्या है, यहां पर H और यहां CH3 है, CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना, यस वी नीड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बेटर है।
यहां पर बता सकते हो क्या इस वाले केस में? यस, ए बी, बिल्कुल। इसका कारण पता है क्या है? ए बी क्यों? ये भी अमाइड है, ये भी अमाइड है, दिख रहा है, लेकिन पता है यहां पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है लोन पेयर का। क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्या सीओ के साथ? क्या लगता है तुम्हें? कॉन्जुगेशन, अरे वाह, बिल्कुल सही। अब पहचान लिया तुमने। सर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है सर, नो, दिस लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, not in conjugation. Why not in conjugation? Brad's rule, very good, Brad's rule. अगर आपने कॉन्जुगेशन करवा दिया तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये चेक करिए, ब्रिजेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ना बाबा ना, ठीक है। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछ लेता इन दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ, बता सकते हो क्या बेटा? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे फर्स्ट वाले का? sp3। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। लोन पे नॉट इन कॉन्जुगेशन तो ये sp3 कहलाएगा, शाबाश। और ये sp2 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही थॉट, बढ़िया ऑर्गेनिक। चलो, तो ब्रेड बाबा जिंदाबाद। चलो बच्चों, अब तो बेसिसिटी का एक जनरल परसेप्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हमारा इसमें इस सेक्शन में दो बातें बची है जो हम कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिसिटी इन एरोमेटिक अमाइंस एंड बेसिसिटी इन एलिफेटिक अमाइंस। तो हम कोशिश करते हैं कि आज बेसिसिटी हमारा खत्म हो जाए। तो बेसिसिटी इन एरोमेटिक अमाइंस, देखिए एरोमेटिक अमाइंस में जब आप बेसिसिटी कंपेयर करेंगे, अगेन बेसिसिटी के लिए व्हाट वी नीड डोनेटिंग, वी डोंट नीड विड्रॉइंग, ये बात तो तय है। जैसे जैसे इसको समझने के पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, बताइए जरा ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? दे ऑल थ्री आर एरोमेटिक अमाइंस। बिल्कुल, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला, सारे एरोमेटिक अमाइंस हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? यहाँ NO2 है, -M-I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज +I+H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो व्हाट वी नीड डोनेटिंग, वी डोंट नीड विड्रॉइंग। तो ये तो ठीक है, लेकिन 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 एरोमेटिक अमाइंस में एक इफेक्ट आता है SIP इफेक्ट, उसको समझिए। अब नया वो है SIP इफेक्ट। जैसे आपने SIR पढ़ा था ना, स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, ऐसे ही दिस इज SIP, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसकी फुल फॉर्म है स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, SIP। अब SIP को ध्यान से समझिए। SIP क्या कहता है? SIP इफेक्ट कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक अमाइंस होती हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस जो होती हैं, वो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस से कम बेसिक होती हैं। फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो। याद है एसिडिटी में हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था बेंजोइक एसिड्स के अंदर? वहां मेरा स्टेटमेंट क्या था? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक कंपेयर टू एनी अदर बेंजोइक एसिड, भले ही मेटा वाला, भले ही पैरा वाला, भले ही अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यहां पर मैं ऐसा इतना नहीं बोल रहा हूं, यहां पर मैंने बोला क्या? SIP का मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन इज लेस बेसिक देन अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइन और एनिलीन। मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि ये मेटा से पैरा से भी नहीं, ये केवल किससे कम बेसिक होगी? एनिलीन से ये कम बेसिक होगी, एनिलीन से आगे ये कभी नहीं आएगी। भले ही Y आपका EDG हो, भले ही Y आपका EWG हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से कम बेसिक होगी। दिस इज SIP। अब देखो दो चीजें आ रही हैं, ऐसा क्यों? क्यों का आंसर तो मैं दूंगा ही कि ऐसा क्यों, बट दैट क्यों इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे होता है, एक बात, और फिर लास्ट में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अभी पहले स्टेटमेंट को याद करो। जब भी एरोमेटिक अमाइंस में, ध्यान से सुनना फिर से स्टेटमेंट मेरा, कई बच्चों का कंसंट्रेशन कमजोर होता है तो उनको 2-3 बार में भी बात नहीं समझ में आती, चौथी पांचवी बार में बात समझ में आती है। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन अगर लगा के सुनोगे तो बात सब याद रहेगी, वरना याद ही नहीं होगी। तो जब भी
एरोमेटिक अमाइंस में बेसिसिटी कंपेयर कर रहे हो, बेसिसिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो और देख रहे हो कि अच्छा मुझे एरोमेटिक अमाइन एनिलीन्स में आपस में कंपेयर करना है, तब एसआईपी का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? एसआईपी वाला कंसेप्ट कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से कम बेसिक होती हैं, भले ही सब्स्टिट्यूशन डोनेटिंग हो, भले ही सब्स्टिट्यूशन विड्रॉइंग हो। देखिए क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करते कैसे, पहले हम वो सीखें काम की बात, फिर इस क्यों का आंसर दूंगा। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, इन चारों में हमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है, ठीक है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है, तो भैया नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है, सारे की सारी मुझे एरोमेटिक अमाइंस दिख रही है, NH2 बेंजीन NH2 बेंजीन NH2 बेंजीन NH2 बेंजीन, मतलब सारी की सारी एक ही कैटेगरी की है, एरोमेटिक अमाइंस कैटेगरी की सारी अमाइंस है। अब सारी की सारी एरोमेटिक अमाइंस है, तो हम लोग का जनरल तरीका क्या होता है कि भैया जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका टारगेट पे इफेक्ट लगाते हैं, यही हम करते आए हैं अभी तक, कार्बोकेटायन हो, कार्बेनायन हो, एसिडिटी हो, फलाना हो, ढीगरा हो, ये रहता है कि जो बेसिसिटी कंपेयर करनी है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बेसिसिटी वाले नाइट्रोजन पे इंपैक्ट लगाएंगे, और क्या करेंगे, तो लगाते हैं, जो हम जानते हैं हम तो वो करेंगे। हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया प्लस आई प्लस एच, यहां पर मेटा पोजीशन प्लस आई, यहां पर प्लस आई प्लस एच, ठीक है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, और उसको मैं एनिलीन नाम दे रहा हूं। तो जो हम अभी तक करते हैं हम तो वही करेंगे कि अच्छा सारे के सारे एरोमेटिक अमाइन है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगा दिया, उस टारगेट पे लगा दिया भैया, बेसिसिटी मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा टारगेट हुआ, नाइट्रोजन हमने इफेक्ट लगा दिया। अब कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार पहले हम लोग देखते हैं भगवान जी, तो भैया भगवान जी तो हमें दिखा नहीं, फिर हम देखते हैं अच्छा भगवान जी, हाँ भगवान जी, ये रही भगवान जी। बताओ बेसिसिटी के लिए प्लस एच दोस्त होगा कि दुश्मन होगा, बता सकते हो क्या? प्लस एच दोस्त की दुश्मन? दोस्त। मैं यहां लिख भी देता हूं, बेसिसिटी proportional to EDG reciprocal to EWG proportional to plus M proportional to plus H proportional to plus I, don't need minus M minus I minus H। तो इसका मतलब भगवान जी तो है नहीं, भगवान जी नहीं है तो फिर प्लस एच देखेंगे, प्लस एच दोस्त है, चाहिए, तो चाहिए का मतलब क्या, ऑर्थो और पैरा वाला आगे और मेटा वाला और एनिलीन वाला पीछे। यहां तक बात समझ में आई क्या? बिल्कुल जनरल जीओसी जो अभी तक हमने पढ़ी है वही लगा रहा हूं, यहां तक बात समझ में आ रही है प्रॉपर? अरे यार एक बात बताओ, सुनो, अरे मुझे बताओ, एनिलीन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बताइए जरा, इज इट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? एक जनाब इतनी मतलब दिल दहलाने वाली बात कर रहे हैं, सर ये तो एंटी एरोमेटिक है, बाप रे क्या कह रहा है? ये मैंने एरोमेटिसिटी में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कुछ बच्चे इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेते हुए बोल देते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक। अरे भैया एरोमेटिसिटी की जब कैलकुलेशन होती है तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन से होती है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन बेंजीन का डीलोकलाइज्ड लूप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज एरोमेटिक। ऐसा अनर्थ ना करें, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना ना करें, दिल मेरा कमजोर है, ठीक है, ऐसी बातें ना करें भैया, नहीं तो मैं हिल जाऊंगा पूरा ही, ठीक है। हाँ तो ऐसा नहीं करना यार, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया लेकिन तुमने मेरा दिल मुझे डरा दिया यार। चलो मैं कहा था, यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को भैया? ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, मैं यार वही देख के मेरा दिल दहल गया तो मैं एकदम उस पर आ गया कि ये क्या बोल रहा है। चलो मैं कर क्या रहा था, बेसिसिटी कंपेयर कर रहे थे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाया और फिर कंपैरिजन करा, तो पहले भगवान भगवान नहीं दिखे तो भगवान जी ये दोस्त है। अब मेटा और एनिलीन में पहले अपन कर लेते हैं, मेटा में कौन आई, मेटा में प्लस आई, ए में नहीं आई। अच्छा मेटा में प्लस आई कैसे है, दोस्त आई कि दुश्मन आई, दोस्तों बताओ, दोस्त की दुश्मन? दोस्त, अरे मजा आई, दोस्त आई मजा आई, ठीक है, चलो दोस्त आई मजा आई, तो मेटा वाला एनिल से ज्यादा होगा। अब सुनो, अब तुम क्या करते, तुम लोग ऑर्थोपैरा में कंपेयर करते, ठीक है, ऑर्थोपैरा में कंपेयर करते, लेकिन बस यही कहानी में ट्विस्ट है यार, यही कहानी में ट्विस्ट है। जब भी एरोमेटिक अमाइंस में बेसिसिटी कंपेयर करो, एज पर नॉर्मल अपना जो तरीका उससे कंपेयर करना, बस
लास्ट में आंसर देने के पहले, आंसर देने के पहले एक नजर आंसर को देखना, एक नजर आंसर को देखना। देखा आंसर में क्या देखना? आंसर में देखना कि भैया एसआईपी इफेक्ट लग रहा है ना। एसआईपी इफेक्ट क्या कहता है? एसआईपी इफेक्ट कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन एनिलीन से, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइन से एनिलीन से कम बेसिक होती है। ये अनर्थ करने जा रहे हो, क्योंकि जो तुम आंसर रिपोर्ट करने जा रहे हो उसमें ऑर्थो वाला एनिलीन के पहले दिख रहा है। नहीं, एसआईपी का ख्याल करें। अगर एसआईपी नहीं दिख रहा है तो दिखाएं, दिखाएं। तो यहां पर अब एसआईपी का तीर पड़ेगा और ये एसआईपी का तीर इसको उठा के कहां ले जाएगा? पीछे ले जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पैरा मेटा एनिलीन ऑर्थो। बस ये एक नई चीज मैंने तुम्हें बता दी। क्या मैंने बताया? कि जब एरोमेटिक अमाइंस में आपस में वेलोसिटी कंपेयर कर रहे हो, बस लास्ट आंसर जब देने वाले हो, एक नजर आंसर फाइनल देने के पहले एसआईपी चेक कर लेना। एसआईपी इफेक्ट कहता है ऑर्थो वाला ए के पीछे होना चाहिए, आगे नहीं। पीछे कितना भी पीछे चलेगा। बात समझ में आई? यार देखो, अभी मैंने क्यों का आंसर नहीं दिया है कि ऐसा क्यों। क्यों पे तो बाद में आऊंगा, पहले अप्लाई करना सीखो। मेरे को आता है, ऐसा नहीं सोचो कि सर को नहीं आता है, लेकिन सर को पता है कौन सी बात कहां बोलनी है। ये सर को बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो पहले पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एसआईपी को अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं। हाँ, ये थोड़ा रीजनिंग पूछेंगे एसआईपी क्या होता है, ये कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो तुम पहले इसको कॉपी, पहले स्टेटमेंट लिखो। मैंने अभी एक इलस्ट्रेशन से अप्लाई करना सिखाया, अभी कुछ इलस्ट्रेशन और दूंगा, आपको अप्लाई करना सीखना है। आप इसको पहले लिखो, एसआईपी को लिखो। तो यार प्लीज, मतलब मुझ पे छोड़ो, मुझे पता है कौन सी बात इंपॉर्टेंट, यही होता है पढ़ाने में, किस बात को किस वक्त बोलना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चों को समझ में पूरा आए, वरना खिचड़ी हो जाएगी पूरी। तो टीचिंग इज ए आर्ट बेटा, टीचिंग इज ए आर्ट। पढ़ाना एक कला होती है। ठीक है, यस, टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट आर्ट, बट ये आर्ट उन लोगों को बहुत अच्छा आता है जो दिल से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी बात दिल से निकलती है और दिल तक जाती है। लास्ट लास्ट लास्ट। चलो नेक्स्ट। ये जब कॉपी हो जाए मुझे बताना। अभी एक इलस्ट्रेशन में और तुमसे करवाऊंगा, उसके बाद फिर लास्ट में रीजनिंग बताऊंगा मैं। छाप लिया? छाप लिया बेटा सबने? एक बार सब लोग जल्दी जल्दी जल्दी। राइट, हाँ जी। अब ये वाला इलस्ट्रेशन आपके लिए, ये वाला इलस्ट्रेशन आपके लिए। ट्राई करो जरा। देखो, कूल रहो पहले तो। क्वेश्चन करते वक्त बहुत अपने को एंजाइटी से नहीं भर लेना कि मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। नहीं, बड़े आराम से, जैसा अपन जानते हैं वैसे ही करें। हम लोग क्या करते हैं भैया, हमने देखा अच्छा एरोमेटिक अमाइन से, तो हमारा अभी तक ट्रेंड क्या बना हुआ है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाएंगे, इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आंसर देंगे। बस लास्ट आंसर जब रिपोर्ट करो तब बस इतना देख लेना, ओ वाला ए के पीछे होना चाहिए। अगर वो पीछे है तो टेंशन नहीं मत लेना एसआईपी की, भाड़ में जाए एसआईपी, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा हमें नहीं मतलब। हमें तो एसआईपी का ख्याल कब करना है? जब ओ वाला ए से आगे आ जाए, कान खड़े हो जाएंगे। ओ वाला ए के आगे नहीं, अगर ओ वाला ए के पीछे आ रहे बना रहे, हमें भाड़ में जाए एसआईपी, हमें क्या करना? समझ गए ना? और सुनो सुनो सुनो, मैं ये एबीसीडी की फॉर्म में आंसर नहीं चाहता, मैं तो ऑर्थोमेटा पैरा और एनिलीन की फॉर्म में आंसर जाना चाहता हूं, ताकि मुझे दिखे कि यार एसआईपी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको ऑर्थो बोलो, तुम इसको मेटा बोलो, तुम इसको पैरा बोलो और इसको एनिलीन बोलो, और आंसर इसी फॉर्म में रिपोर्ट करो। ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये ऑर्थोमेटा पैरा सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, ए क्या क्या आंसर आ रहा है? एएमपीओ, एपीएमओ,
AMPO, PMAO, अच्छा चलो देखता हूं। देखो मैं क्या करता, हम लोग को क्या करना चाहिए, NO2 का NH2 पे इफेक्ट देखते हैं, -I-M, मेटा पोजिशन -I, पैरा पोजिशन -I-M लगा दिया। अब अपने को कंपेयर करना, कंपैरिजन भैया हमारा हमेशा ट्रेंड होता है, पहले भगवान जी देखते हैं, भगवान जी भगवान जी, ओ भगवान जी, राम राम भगवान जी, राम राम भगवान जी, अच्छा भगवान जी इन दोनों में भगवान जी, तो इन दोनों में भगवान जी है, भगवान जी दोस्ती की दुश्मन है, बताना भगवान जी दोस्त की दुश्मन, अरे बाप रे भगवान जी दुश्मन, बाप रे बाप रे, भगवान जी दुश्मन, ओ हो अनर्थ हो गया, भगवान जी दुश्मन हो गया। तो और तो पहला बाद में, मेटा और एनिलीन पहले, ये आपने हमने डिसाइड नहीं किया, ये भगवान जी ने स्वयं ने डिसाइड किया है। अच्छा अब एम और ए में देखते हैं, एम में कौन आई, -I, ए में कोई नहीं आई, बताओ -I कैसी आई, दोस्त आई कि दुश्मन आई, अरे दुश्मन आई, इससे तो नहीं आती, अच्छा था रे, तो ए बहुत अच्छा, फिर एम, अच्छा अब ओ और पी, देखो 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 तुम्हारा आंसर जो आ रहा है उसमें ऑर्थो वाला ए के बाद में है ना, अब बाद में कहीं भी वो बना रहे तो एसआईपी की चिंता ही नहीं, बाद में जाए एसआईपी, अपने तो नॉर्मल जो चल रहा है चलने दो। तो ऑर्थो पैरा में कैसे करते हैं, -M से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो -I दोस्त की दुश्मन, दुश्मन दूर की पास, दूर, दूर, तो दूर भैया दूर मतलब क्या, पैरा और फिर ऑर्थो, तो करेक्ट आंसर ये है एसआईपी लग रहा होगा हमें, क्या समझ में आया कितना आसान, राइट। चल अच्छा अभी इसकी रीजनिंग मैं बाद में बताऊंगा। अब बेसिसिटी, सर याद है, सर सर्वत्र होते हैं, सर सर सर, करिए ट्राई, सर का ध्यान रखेंगे, तो इनको नोट करिए और ट्राई करिए। सर है भैया तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, सर है मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कौन सही करता है, किसको सर समझ में आते हैं, क्या आप सर को समझ पाएंगे, सर को समझ गए तो क्या सर को सही लगा पाएंगे। पहले तुम तीनों सॉल्व करो, फिर मैं इकट्ठे तीनों के आंसर्स बता दूंगा, तीनों तीनों सॉल्व करो, एक एक करके नहीं, अभी आंसर मत रिपोर्ट करो, तीनों अपनी कॉपी में नोट करके सॉल्व करो, फिर मैं तीनों का आंसर एक साथ बता दूंगा। क्या आपने तीनों सॉल्व कर लिए, मैं आंसर्स लिखूं। देखो अब सब लोग आंसर तो वेरीफाई करना ही, बट कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इंपॉर्टेंट वो है, ध्यान देना ध्यान देना। सबसे पहले तो सर तो नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं भैया, ये सर की कंडीशन है, देखो NME2 MEME सर हैं यस सर, तो सर हैं, तो इसमें सर दिख रहे हैं SIR, और सर इसमें NME2 पे लिख रहे हैं, तो NME2 आउट ऑफ प्लेन हो गया, NME2 आउट ऑफ प्लेन हो गया मतलब लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, LP नॉट इन कॉन्जुगेशन। इसमें भी सर हैं, सर यहां पर हैं, ये रहे सर, यहां पर सर ये रहे, ये सर यहां पर सर ये रहे, तो सर की वजह से कौन घूमेगा, सर की वजह से घूमेगा NO2, लेकिन भैया NO2 घूम गया चलो बात माने, लेकिन इसका लोन पेयर तो आज भी कॉन्जुगेशन में है ना, तो सर दोनों में है, लेकिन अंतर पता है क्या, यहां NO2 पे सर लगे, यहां पर NME2 पे स्वयं पे सर लग गए, और अगर स्वयं पे सर लग गए तो सर ने NME2 को ही घुमा दिया, ले अब सर ने अगर NME2 को ही घुमा दिया, उसी का लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन हो गया, मतलब ये तो केस कैसा हो गया कि दिस इज नाइट्रोजन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, दिस नाइट्रोजन is sp2 lone pair is in conjugation, अरे डेफिनेटली sp2 और sp3 में इन कॉन्जुगेशन नॉट इन कॉन्जुगेशन में, नॉट इन कॉन्जुगेशन विल बी मोर बेसिक, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।
तो सर दोनों में थे, लेकिन सर ने तो यहां कमाल किया, सर ने तो उसी को घुमा दिया, बेसिसिटी बढ़ा दी। चलो अगला वाला देखो, अगले वाले में सर इसमें नहीं है, नो सर, नो सर। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है भैया, इसमें भी लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में आज भी है, तो दोनों नाइट्रोजन पे जब ध्यान दिया तो भैया दोनों के दोनों sp2 है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर सर हैं, ये रहे सर, सर, और सर के चलते सर के क्रोध का शिकार कौन हुआ, सर के क्रोध का शिकार हो गया NO2। और जो सर के क्रोध का शिकार होता है, सर उसके सारे लफड़े खत्म कर देते हैं, सारी दिल लगी। अच्छा बड़ी दिल लगी ले, तो -m खत्म कर दिया सर ने, ठीक है। अच्छा यहां पर NO2 का -m -i, मुझे लगता है बात ही खत्म हो गई। NH2 दोनों sp2 दोनों में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, लेकिन अंतर क्या, यहां पर NO2 का -m लग रहा है, यहां पर NO2 का -m नहीं लग रहा है। भगवान जी हैं नहीं है, भगवान जी दुश्मन है या भगवान जी ही नहीं है, तो भगवान जी दुश्मन है नहीं चाहिए। समझ में आई बात? राइट चलो इसमें देखें, अरे इसमें एक सेकंड, ये NO2 नहीं आएगा, ये गड़बड़ है बेटा, या NH2 लिखना चाह रहा हूं मैं, NO2 नहीं, गलत बात, इसको NH2 करना, ठीक है, क्योंकि अमाइंस की बेसिसिटी कंपेयर करनी है। अब सुनो, यहां पर सर, हाँ जी सर, ये रे सर, सर के चलते NO2 आउट ऑफ प्लेन, तो इसका -m खत्म, केवल -i लग रहा है। यहां पर कोई सर नहीं है, नो सर, नो SIR, -m -i, ठीक है। तो -m है नहीं चाहिए, तो ज्यादा बेसिक कौन सा, फर्स्ट वाला। बात समझ में आ गई सभी को? चलो तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ूं। Why NO2 नॉट इन कंपैरिजन? बच्चा पहले तो हम लोग बेसिसिटी जिसकी कंपेयर कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे ना, बेसिसिटी नाइट्रोजन की कंपेयर हो रही है, तो पहले तो नाइट्रोजन, हर जगह में पहले नाइट्रोजन चेक कर रहा हूं भैया, नाइट्रोजन sp2 लॉन्ग पेयर कॉन्जुगेशन, sp2 इन कॉन्जुगेशन, जब ये चीज सेम मिलती थी तब मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखता था, ठीक है। अरे बेटा साइनाइड तो लीनियर है ना, तो ये कोई सर की कंडीशन तोड़ना है, तो यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा, तो -m लगेगा ना साइनाइड का, पैरा पोजीशन। जीओसी भैया बहुत सागर जैसा है, बहुत डेप्थ है इसमें। चलो अब मैं तुम्हें SIP की रीजनिंग बताता हूं, समझ में आए तो ठीक, वरना क्या करना है यार, हो समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो होता क्या है, जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन पे आप प्रोटोनेशन करते हो, तो प्रॉब्लम क्या आती है, ये प्रोटोनेशन हुआ, देखो बिफोर प्रोटोनेशन ये नाइट्रोजन sp2 है और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और ये जो एंगल है अभी 120 120 120, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चेंज हो गया और नाइट्रोजन क्या हो गया, sp3 हो गया। अब बात को समझना, बिफोर प्रोटोनेशन नाइट्रोजन sp2 है, आफ्टर sp3, sp2 में 120 का एंगल होता है, sp3 में 109 का एंगल होता है, मतलब sp2 से sp3 में जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ तो नाइट्रोजन के अक्रॉस बॉन्ड एंगल कम हो गया, 120 से 109 बॉन्ड एंगल कम हो गया। और न केवल बॉन्ड एंगल कम हुआ, एक और कलाकारी हुई, पहले नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थे, आज 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स नाइट्रोजन पे बढ़ गए। तो आप सोचो नाइट्रोजन के हालात क्या है, प्रोटोनेशन के बाद में ग्रुप्स बढ़े और उसके अक्रॉस एंगल कम हो गया, इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल भी आ जाता है। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ऑर्थो पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप खुद बताइए वो सब्स्टिट्यूशन इस कॉन्जुगेट को दिक्कत तो देगा ना, नंबर ऑफ एटम्स बढ़े या नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़े, एंगल कम हो गया, तो यहां पर नाइट्रोजन के अक्रॉस ग्रुप्स पास पास आ रहे हैं,
और साथ में अगर फिर Y भी ऑर्थो पर है तो वो फूफा तो करेगा ही करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग तो करेगा ही करेगा। इस स्टेरिक क्राउडिंग के चलते कहीं ना कहीं Y की परेशानी के चलते ये जो कॉन्जुगेट बन रहा है ये थोड़ा सा लेस स्टेबल हो गया। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ने इस प्रोटोनेशन को इनहिबिट करने की कोशिश करी। नाइट्रोजन पहले ही परेशान था कि यार मेरा एक तो एंगल कम हो रहा है, 2 की जगह 3 एटम्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स मुझ पे बढ़ रहे हैं, एंगल कम हो रहा है, ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, और ऊपर से अगर ऑर्थो पोजीशन पे Y भी है तो वो अलग परेशानी क्रिएट करेगा। तो ऐसे में फिर ये जो सिस्टम होता है ये लेस स्टेबल हो जाता है, और अगर ये लेस स्टेबल हुआ तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कम जाएगा, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कम जाएगा तो प्रोटोनेशन कम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम कहेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन प्रोटोनेशन को इनहिबिट कर रहा है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। समझ में आई बात? इसीलिए इसको बोलते हैं SIP। तो दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ Y। भले ही Y EDG हो, भले ही Y EWG, उससे नहीं फर्क पड़ता, स्टेरिक क्राउडिंग दोनों ही देंगे। ठीक है, नहीं बेटा देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप बार बार ये कहते हो कि समझ आ जाए तो ठीक, वरना मैं हमेशा पसंद करता हूं कि जो काम की बात है उस काम की बात को देखकर उसको अप्लाई करना आप पहले सीखिए, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का लोड नहीं लेना है। होता क्या, अगर मैं इस रीजनिंग को पहले बताता और कुछ बच्चों को अगर रीजनिंग नहीं समझ में आती तो वो फिर SIP अप्लाई करना सीखते ही नहीं। उनको लगता है कि हमें रीजनिंग नहीं आ रही, हमें रीजनिंग नहीं आ रही तो हमें SIP समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने क्या करा, पहले आपको अप्लाई करना सिखाया, क्वेश्चंस का आंसर देना आ गया, अब रीजनिंग बता दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। अब रुको रुको रुको, एक एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी भी पढ़नी है यार, तो फटाफट एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी आज खत्म करनी है, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बेसिसिटी इन एलिफेटिक अमाइंस, बेसिसिटी इन एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइन में मैंने बताया था तुम्हें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस क्लासिफाई करते हैं हम लोग। दिस इज प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। दिस इज 2 डिग्री अमाइन। आज बेसिसिटी कंप्लीट करनी है बेटा यार। दिस इज 3 डिग्री अमाइन, टर्शियरी अमाइन। आप सुनो, इन सब में मैं प्रोटोनेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ ताकि लिखने का टाइम बचे हमारा। सुनो सुनो सुनो, स्टॉप राइटिंग। ये जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूं बेसिसिटी एंड एलिफेटिक अमाइंस, इसके क्वेश्चन आपको 12th क्लास में CBSE बोर्ड या MP बोर्ड जो भी आपका रेस्पेक्टिव बोर्ड है उन एग्जाम्स में दिखेंगे। ठीक है, 11th में तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट 12th में बोर्ड में जरूर आते हैं। अमाइंस वाले टॉपिक का ये पार्ट है, हम लोग GOC में ही पढ़ाते हैं इसको, तो ध्यान देना। एलिफेटिक अमाइंस को हमने IUPAC के वक्त क्लासिफाई किया था कि यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, तो NH2 इज प्राइमरी अमाइन, NH इज सेकेंडरी अमाइन, N इज टर्शियरी अमाइन। अब इनकी बेसिसिटी कंपेयर करते कैसे हैं, तो वही H प्लस प्रोटोनेट करा दिया, कॉन्जुगेट बना दिया, सीधी सी बात है, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी चेक कर लो। इनमें एलिफेटिक अमाइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें वैरायटी क्या क्या बनती है। अगर मान लो आपसे पूछता है कि गैस फेज में आप बेसिसिटी कंपेयर करिए तीनों की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी कंपेयर करनी है गैसियस फेज में, तो भैया हमने H प्लस प्रोटोनेट करके कॉन्जुगेट बनाया। अब कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी हम लोग गैसियस फेज में कंपेयर कर रहे हैं, गैसियस फेज में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मतलब सॉल्वेंट नाम की कोई चीज है नहीं, तो इनको स्टेबलाइज करने वाला जो भी फैक्टर होगा वो इंटरनल फैक्टर होगा, और इंटरनल फैक्टर क्या है स्टेबलाइज करने वाला, तो मुझे लगता है इंटरनल फैक्टर है प्लस आई। तो आप ध्यान देना, गैसियस फेज में मैं कहूंगा RNH3 पॉजिटिव,
R2NH पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव या R3N पॉजिटिव, इन तीनों में अगर गैसियस फेज की बात हो तो भैया प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 3 डिग्री अमाइन में 3 प्लस आई, यहां 2 प्लस आई और यहां 1 प्लस आई दिख रहा है। डेफिनेटली सबसे अच्छा ये वाला है, इसीलिए गैसियस फेज में 3 डिग्री अमाइंस विल बी मोस्ट बेसिक, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट गजब का स्टेबल है, प्लस आई, फिर 2 डिग्री अमाइन और फिर 1 डिग्री अमाइन। तो गैसियस फेज में 3 डिग्री मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि गैसियस फेज में एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी नहीं, इंटरनल फैक्टर प्लस आई है, प्लस आई के हिसाब से 3 डिग्री अमाइन जिंदाबाद। मजा आ गया, 3-3 आ रहे, 3-3 प्लस आई। क्या ये बात समझ में आई सभी को? लेकिन पता है मजा कब आता है? जब पानी में कंपैरिजन पूछा जाता है, तब मजा है, तब मजा है। गैसियस फेज में तो आंसर आ गया, ये रहा आंसर। बट अगर पानी है इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, अरे यहां मजे हैं, क्योंकि अगर पानी हुआ तो पानी का भी रोल होगा, पानी का भी रोल होगा। अब पानी का रोल क्या है भैया? अगर पानी हुआ तो पानी इन कैटायंस को थोड़ा छोड़ना है, पानी भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो पानी को छोड़ रहा है क्या? तो पानी क्या करेगा? जैसे ही पानी में ये कॉन्जुगेट बनेंगे, पानी इनको स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका जो ऑक्सीजन टर्मिनल है उसके मजे हो गए, जो ऑक्सीजन टर्मिनल है उसके मजे हो गए। अब समझना 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 समझना, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। तो अगर एक्वस मीडियम है तो एक्वस मीडियम में मीडियम का रोल भी होगा। इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बन रहा है इसको स्टेबलाइज करने के 2 फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं। एक फैक्टर नजर आ रहा है इंटरनल फैक्टर विच इज प्लस आई, तो एक तो हमें प्लस आई दिखता है इंटरनल फैक्टर, और एक हमें एक्सटर्नल फैक्टर दिखता है सॉल्वेंट की तरफ से, पानी की तरफ से। पानी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्टेबलाइज हो रहा है सिस्टम। अब अगर ट्विस्ट क्या है? अब अगर मैं कहूं कि यार प्लस आई, अगर अपन देखें तो प्लस आई में 3 डिग्री का जवाब नहीं भैया, 3 डिग्री में 3-3 आ रहे हैं, 3-3 आ रहे हैं तो तीनों का प्लस आई, मतलब प्लस आई के मामले में 3 डिग्री का जवाब नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मामले में 1 डिग्री का जवाब नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री के कॉन्जुगेट में हाईएस्ट होगी। 3 NH है ना, तो तीन को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं तो 1 डिग्री का जवाब नहीं, प्लस आई बोलूं तो 3 डिग्री का जवाब नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबलाइज कर रही है, प्लस आई भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये कह रहा है मैं महान, ये कह रहा है मैं महान। और इन दोनों महानों के चक्कर में याद रखना, जब भी दो लोगों का झगड़ा होता है तो मलाई दूसरा खाता है। देखो वैसे ओरिजिनल डायलॉग पता है क्या? ओरिजिनल डायलॉग है कि 2 के झगड़े में मलाई तीसरा खाता है, लेकिन नहीं, मैंने इस डायलॉग को अपने लिए चेंज किया, 2 के झगड़े में मलाई दूसरा खाता है। मतलब पानी में प्राइमरी वाला झगड़ रहा है, टर्सरी वाला झगड़ रहा है, प्राइमरी टर्सरी आपस में झगड़ रहे हैं, मलाई 2 डिग्री खा जाएगा। पानी में हमेशा 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये मानते हुए कि 2 डिग्री अमाइन में सब्सटेंशियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और सब्सटेंशियल प्लस आई भी है। तो पानी में याद रखिएगा, एलिफेटिक अमाइन में अगर पानी में आप बेसिसिटी कंपेयर कर रहे हो, जो हमेशा की जाती है ज्यादातर केसेस में, तो मलाई कौन खाता है? 2 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो इसको डायलॉग से याद रखेंगे, 2 के झगड़े में मलाई कौन खाता है? तीसरा नहीं, दूसरा। आज मैंने उस कहावत को चेंज कर दिया। तो 2 के झगड़े में मलाई दूसरा खाएगा, तो पानी में 2 डिग्री अमाइन मोस्ट बेसिक होता है। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम 2 डिग्री अमाइन मोस्ट बेसिक होगा ही, ये मानते हुए कि ठीक ठाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक ठाक प्लस आई। लेकिन झगड़ा अभी भी है, झगड़ा तो 1 और 3 में है ना, वो झगड़े में कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है आर पर। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, इफ आर इज मिथाइल, मिथाइल अमाइंस हो, और दूसरा केस बनता है इफ आर इज नॉट मिथाइल। अब दिमाग लगाओ, सुनो, मैं तुमसे कहूं आर मिथाइल से इथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, ब्यूटाइल हुआ, प्लस आई क्या हो रहा है? तो डेफिनेटली मिथाइल से इथाइल का प्लस आई ज्यादा अच्छा, इथाइल से प्रोपाइल का प्लस आई ज्यादा अच्छा। जितने ज्यादा कार्बन होते जाएंगे उतना प्लस आई बढ़ेगा।
मतलब आर अगर आप बढ़ा लेते जाते हो तो प्लस आई बढ़ता जाता है। इसका मतलब आर अगर मिथाइल है तो प्लस आई मिनिमम एक्सटेंट में है, सबसे वीक है, क्योंकि आर अगर मिथाइल के अलावा कुछ होता तो प्लस आई हाईएस्ट होता, मतलब बढ़ता ही चला जाता। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप पढ़ते हो कि ये क्राउडिंग से अफेक्ट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आर बड़े बड़े ग्रुप हुए मान लो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट होगी, आर अगर बड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट होगी। मतलब मैं कहूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब जीतेगी, जब प्लस आई कम हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो। प्लस आई कम हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो। प्लस आई कम कब होगा, जब आर मिनिमम हो, मतलब आर अगर मिथाइल है तो आर अपने सबसे छोटे साइज पर है तो प्लस आई बहुत कम है, और आर छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर प्लस आई। एंड इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस आई तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन जीतेगा, प्राइमरी जीतेगा। तो 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर आर मिथाइल नहीं है, कुछ और है, इथाइल फिथाइल कुछ भी हो, अगर आर मिथाइल अमाइन नहीं और पानी में कंपेयर कर रहे हो, पानी में कंपेयर कर रहे हो, अरे पानी में तो मलाई 2 डिग्री ही खाएगा, चाहे कुछ हो ना हो, मलाई तो 2 डिग्री खाएगा। झगड़े में कौन जीतेगा उसके लिए दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा आर मिथाइल नहीं है, इसका मतलब प्लस आई डोमिनेटिंग ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इफ प्लस आई डोमिनेटिंग ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन 3 डिग्री विल बी डोमिनेटिंग। इसका मतलब भैया एलिफेटिक अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये डिपेंड करता है गैसियस फेज में 3 to 1, एक्वस में मलाई 2 डिग्री खाता है, 103 का झगड़ा होता है, आर छोटे साइज तो 1 डिग्री 3 डिग्री, उसके अलावा 3 डिग्री 1 डिग्री। तो ये आंसर्स होते हैं। बात समझ में आई क्या सबको? दूसरा एक और बात, एक बात और, तो ये ऑर्डर भाई मेरे को लगता है कि ये वाले सेक्शन को पर्टिकुलर आप लोग कंसेप्चुअली करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो इसको मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली करिए, वो ज्यादा बेटर है, वरना फिर ऑर्डर याद करना। ठीक है, चलो अब इसको कॉपी कर लो, और दिस इज ऑल अबाउट बेसिसिटी। ठीक है, अब बाकी अगर कुछ चीजें होंगी तो वो डिस्कशन में सामने आ जाएंगी, बाकी बेसिसिटी में अब आपको इतना ही करना है। और आज के लेक्चर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज जाते जाते क्या गुनगुनाओगे, दो के झगड़े में मलाई दूसरा खाएगा, बस ये ध्यान रखना। हाँ, एक और बात जाते जाते बताता हूं, कभी कुछ ना बोला हो, केवल पूछा है बेसिसिटी, तो हमेशा हम लोग फिर बेसिसिटी पानी में टेकन ग्रांटेड मानते हैं। मतलब गैसियस फेज आपको इंटेंशनली दिया है तो बात ठीक, वरना अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है तो पानी लेना है, क्योंकि हम लोग जनरली पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलते ही हैं। तो ये आप नोट्स में लिख लेना कि अगर गैसियस फेज दिया है तो ठीक, अदरवाइज हमेशा पानी वाला केस ही मान के चलना है। ठीक है, चलिए अब मैं स्लाइड शो दिखा देता हूं, और जो लोग भी जाएंगे वो क्या गुनगुनाएंगे, दो के झगड़े में मलाई दूसरा खाएगा, ये जरूर गुनगुनाएंगे, फिर लीव करेंगे। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाय बेटा, आज कॉफी नहीं पिलाई कोई बात नहीं। फोर्थ, केवीपीवाई के बारे में जो भी बच्चे जानकारी चाहते हैं ऑर्गेनिक रिलेटेड, वो थोड़ा रुक जाएं, अभी मैं स्लाइड दिखाता हूं, उसके बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है,